अब हम लोग चौहान यानी चाहमान वंश की बात करते हैं। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसके बारे में आपने खूब सारी जानकारी प्राप्त की होगी, अपने बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में जाना भी होगा। तो चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। वसुदेव ने सबसे पहले जब चौहान यानी चौहान वंश की स्थापना की तो वो शासन कहाँ करते थे? अजमेर में करते थे। अजमेर के बाद इन्होंने दिल्ली को भी अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाते ही इसी के साथ ही दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। सबसे पहले दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाने का श्रेय जो है इसी वंश को जाता है। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, अभी हमने बताया, पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, आपने अपने घरों में जरूर सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक का वर्णन, पृथ्वीराज चौहान की तरह तुम क्या बहादुर हो, इस तरह की बातें आपको जरूर सुनाई पड़ती होंगी। आपने टीवी में भी देखा होगा, रेडियो में भी सुना होगा। ये उसी वंश के, चौहान वंश के ही शासक थे, बड़े ही प्रसिद्ध शासक थे। इनके शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने 2 बार आक्रमण किया और बड़ा ही भयंकर युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान के राज्य पे किया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी ही वीरता से, बहुत ही बहादुरी से इनका मुकाबला किया और पराजित भी किया। यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी को भारत देश छोड़ने के लिए मजबूर भी कर दिया। मोहम्मद गोरी अपने देश गोर वापस लौट गया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने फिर से पुनः एक नई तैयारी के साथ तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी यानी दूसरे वर्ष ही पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से इस युद्ध में भी बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इसी युद्ध के साथ ही मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और बच्चों, सल्तनत काल की जो शुरुआत हुई वो इसी युद्ध के बाद ही हो गई। यानी गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह के सल्तनत काल की जो शुरुआत हुई वो इस युद्ध के बाद ही हो गई थी। अब हम लोग चंदेल वंश की बात करते हैं। चंदेल वंश बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य करता था। इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे और इस राजवंश में भी कई प्रसिद्ध शासक हुए, जैसे यशोवर्मन, जिन्होंने 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन किया। उसके अलावा धंगदेव 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। गंगदेव का शासनकाल 1002 से 1019 तक था। तो बच्चों, इस वंश के जो शासक थे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये कला प्रेमी थे। इस काल के प्रमुख शासकों की जो विशेषता थी वो स्थापत्य कला में थी। स्थापत्य कला के लिए इन्होंने अपने राजधानी खजुराहो में बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराया। उन मंदिरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके शासनकाल में स्थापत्य कला कितने चरमोत्कर्ष पे थी। इन मंदिरों में भी खजुराहो के मंदिरों में भी कंधरिया महादेव का जो मंदिर था उसकी तो बात ही निराली है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक आज भी भारत आते हैं। इस मंदिर में एक उत्तर भारतकालीन शैली की जितनी भी विशेषताएं होनी चाहिए वो इस मंदिर में दिखाई पड़ती हैं। अब हम लोग परमार वंश की बात कर लें। परमार वंश जो मालवा में शासन करता था, इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। इन्होंने, जो परमार वंश के राजा थे, इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी। इस वंश के जो सबसे प्रमुख शासक थे, जो मुंज नाम था, उन्होंने 973 ईस्वी से लेकर 995 ईस्वी तक शासन किया था। इसके शासनकाल में परमार वंश अपने उत्कर्ष काल पर था और इन्हीं के भतीजे जो इस वंश के थे, राजा भोज, जिन्होंने 1017 ईस्वी से लेकर 1060 ईस्वी तक इस शासन किया था,
इसके शासनकाल में यानी राजा भोज के शासनकाल में जो परमार वंश था वो अपने उत्कृष्ट स्थान पर, सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया था। राजा भोज एक बहुत बड़ा विद्वान शासक था और कला और साहित्य का तो जबरदस्त प्रेमी और संरक्षक था। इस वंश का 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण किया तो इस वंश का अंत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपने राज्य में मिला लिया था। अब हम लोग पाल वंश की बात कर लेते हैं जो बंगाल में था। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय बंगाल में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कर दी थी और गोपाल का पुत्र धर्मपाल इसका दूसरा शासक था। धर्मपाल एक प्रसिद्ध शासक था। इसको शिक्षा और साहित्य से विशेष लगाव था, इसीलिए धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अपने क्षेत्र में कराई थी। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है। आज की स्थिति में इस तरह से दिखता है, लेकिन अनुमान लगाइए उसका क्षेत्र और उसकी स्थापत्य को देख के आप बच्चों अनुमान लगा सकते हैं कि अपने समय में यह कितना खूबसूरत और सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा होगा। इस वंश के और भी जितने शासक थे उनके बारे में ये लिखा हुआ है। जैसे गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिर धर्मपाल की अगर हम बात करें तो 770 से 815 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद महिपाल ने किया जो 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक शासनकाल था इसका। इसके बाद नयपाल की बात करें तो नयपाल 1038 से 1055 तक का शासन किया था। रामपाल की अगर हम बात करें तो रामपाल ने 1077 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक पाल वंश का शासन संभाला था। 12वीं शताब्दी के अंत तक पाल वंश का अंत हो गया और इसके बाद बंगाल में सेन वंश की सत्ता संभाली। अब हम थोड़ी सी सेन वंश की बात कर लेते हैं। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और इन्होंने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। बलाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। सेन शासनकाल में साहित्य और जो संस्कृत का साहित्य था उसका बहुत विकास हुआ था। इस काल में जो प्रसिद्ध लेखक थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, वो इसी काल में की थी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में संस्कृत साहित्य का कितना विकास हुआ था।